एक अनुमान के मुताबिक भारत के लगभग 3/4 लोगों की सुबह शुरू होती है एक प्याली चाय से। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अब घर घर में पैठ बना चुकी चाय से लगभग 200 साल पहले तक बहुत कम लोग वाकिफ थे और हिंदुस्तानियों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए इसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक लेजेंड के अनुसार चाय का इतिहास 2737 ईसा पूर्व का है, जब एक कुशल शासक और वैज्ञानिक सम्राट शेन नॉन्ग ने अनजाने में चाय की खोज की। बगीचे में पानी उबालने के दौरान जंगली चाय के पेड़ का एक पत्ता उनके बर्तन में चला गया। सम्राट को उस पानी को पीने में काफी आनंद आया और वे पौधे पर आगे रिसर्च करने के लिए विवश हो गए। सम्राट ने अपनी रिसर्च के दौरान चाय की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की खोज की। वहीं दूसरे लेजेंड ने ज़ेन बुद्धिज्म की स्थापना करने वाले संत बोधि धर्म को चाय की खोज का श्रेय दिया है। वर्ष 520 में उन्होंने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत छोड़ दिया और कुछ ज़ेन प्रिंसिपल्स को साबित करने के लिए उन्होंने बिना नींद के 9 सालों तक ध्यान करने की कसम खाई। ऐसा कहा जाता है कि अपने ध्यान के अंतिम छोर की ओर वे सो गए। जागने पर वे इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने अपनी आंखों की पलकें काट दी और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। लेजेंड के अनुसार जिस स्थान पर उनकी पलकें गिरी वहीं एक चाय का पौधा अंकुरित हो गया। इन दोनों कहानियों को सुनने के बाद चाय की मूल जड़ों का पता लगाना थोड़ा मुश्किल साबित होता है। यह संभावना है कि चाय का पौधा दक्षिण पश्चिम चीन, तिब्बत और उत्तरी भारत के आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ। चीनी व्यापारियों ने इन क्षेत्रों में अक्सर यात्रा की और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के वजह से उन्होंने लोगों को चाय की पत्तियों को चबाते हुए अक्सर पाया। चीन में टैंग डायनेस्टी को अक्सर चाय के क्लासिक युग के रूप में जाना जाता था, जब चाय की कंजम्पशन काफी पॉपुलर हो गई। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में एक जापानी बौद्ध भिक्षु साइको ने जापान में चाय को इंट्रोड्यूस किया। चीन में पढ़ाई के दौरान उन्होंने चाय के बारे में जाना और वे अपने साथ चाय के कुछ बीज जापान ले आए। समय के साथ अन्य भिक्षुओं ने इसका पालन किया और जल्द ही जापान के छोटे मठों में चाय के बाग उगाए। 1600 के दशक की शुरुआत में चाय यूरोप पहुंच गई। यूरोपीय व्यापारी और मिशनरी चीन और जापान में उभरती चाय परंपराओं के संपर्क में आए। मार्को पोलो ने भी अपने लेखन में चाय की खोज के बारे में बताया है। धीरे धीरे चाय की लोकप्रियता तेजी से एम्स्टर्डम, पेरिस और लंदन समेत कई शहरों में फैल गई। हालांकि इसकी कीमत की वजह से इसकी खपत शाही और अमीर वर्गों तक ही सीमित थी। अंग्रेजों ने तुरंत चाय की ओर रुख नहीं किया। मुख्य रूप से पुरुषों के लिए कॉफी पसंदीदा ड्रिंक बनी रही। चाय की सनक धीरे धीरे कुछ महिलाओं को हो गई, जिन्होंने इसे जेंटल ड्रिंक माना। चाय ने और वैधता तब हासिल की जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली शाही परिवार की शहजादी कैथरीन से शादी की। चार्ल्स द्वितीय ने चाय को स्वीकार किया। 1700 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को प्रमुख व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित किया और चीन के साथ चाय व्यापार पर मोनोपोली हासिल की। चाय व्यापार के लिए भारत में बम्बई, बंगाल और मद्रास में ट्रेडिंग स्टेशन स्थापित किए गए। कंपनी के प्रभुत्व के बावजूद 1800 के मध्य तक चीन चाय का प्राइमरी सोर्स बना रहा। चाय उगाने वाले रहस्यों की खोज करने और चीनी चाय पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए ब्रिटिश चाय समिति ने एक अंग्रेजी वनस्पति विज्ञानी रॉबर्ट फॉर्चून को चीन के एक अंडरकवर मिशन पर भेजा। एक चीनी व्यापारी के रूप में छिपकर उन्होंने देश भर में खेती और प्रसंस्करण तकनीकों के बारे में सीखा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने चाय के नमूने वापस भारत भेजे और भारत में चाय के उत्पादन और प्रयोग को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1823 के आसपास ब्रिटिश सेना के मेजर रॉबर्ट ब्रूस ने भारत के असम के पूर्वोत्तर क्षेत्र में देसी चाय की झाड़ियों को नोटिस किया।
चाय की इस खोज के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल असम में बल्कि दार्जिलिंग में भी चाय की खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इससे भारत में एक नए समृद्ध चाय उद्योग की शुरुआत हुई और चीनी चाय पर निर्भरता का अंत हुआ। भारत में चाय का उत्पादन मूल रूप से ब्रिटेन के बाजारों में चाय की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक भारत में चाय की खपत न के बराबर थी, लेकिन आज भारत के हर चौराहे और नुक्कड़ पर आपको कुछ मिले या ना मिले पर चाय जरूर मिल जाएगी।